हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला तो एक छोटा सा टॉपिक है जो छूट गया था। वो ऐसे तो वो आपके डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और डी ब्रोगली मैटर्स के बाद ही मुझे बताना था, बट तो मिस हो गया था। तो पहले मैं उसको बताऊंगा, जिसमें बताऊंगा नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये 5-7 मिनट का टॉपिक है। इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू 36 एटॉमिक नंबर। 36 एटॉमिक नंबर तक को मैं आपको बताया हूँ। उसमें जितने भी एलिमेंट है उसमें क्रोमियम और कॉपर दो ही ऐसे एलिमेंट्स है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन एक्सेप्शनल है। मीन्स हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से उनका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन से डिफर कर जाता है, जो रूल है उससे अलग हो जाता है वो। लेकिन आगे का अगर आप देखोगे तो आगे बहुत सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बहुत डिफरेंट होता है। कई सारे रूल्स वहाँ पे आ जाता है, मीन्स एक्सेप्शनल रहता है। वो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मैं उस दिन जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन को पढ़ा रहा था उस दिन इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि जब कोई चीज़ सीखते हो और उसी दिन बहुत सारा एक्सेप्शन अगर बता दिया जाएगा तो आपके दिमाग में कोई रूल बिल्डअप ही नहीं करेगा, आपका कॉन्सेप्ट कोई डेवलप ही नहीं होगा। इसलिए अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है। नाउ यू आर कैपेबल टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सेट ऑफ रूल्स। यू नो ऑल रूल्स। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन राइट कर दोगे। अब रूल आपको पता हो गया, समझ में आ गया है। अब मैं बताऊंगा कि दीज सच एलिमेंट्स हैव एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आप उसको मेमोराइज कर सकते हो और एक्सेप्ट कर सकते हो, हाँ ये ट्रेंड से अलग है। अब आपको ट्रेंड समझ में आ गया है, तो ट्रेंड से डिफरेंट क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको 2-3 और मतलब पिक्यूलियर सी बताऊंगा। उसमें से एक होगा डिग्री ऑफ डिजेनरेसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सेल और ऑर्बिट। किसी पर्टिकुलर सेल और ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका डिग्री ऑफ डिजेनरेसी क्या होता है, उसके पास कितना फोल्ड डिग्री ऑफ डिजेनरेसी होगा, इसको मैं डिस्कस करूंगा। अब तक मैं आपको यही बताया हूं कि डिग्री ऑफ, मैं अब तक ये पढ़ाया हूं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। टुडे आई विल डिस्कस डिग्री ऑफ डिजेनरेसी। इसका क्या मीनिंग होता है बताऊंगा। और इसके बाद मैं लास्ट में जो जितने भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से साई के वैल्यू आया था 1s के लिए, 2s का, 3s का, 2p का, तो इसमें 2-4 इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा और बोलूँगा कि आपको याद करना बहुत मुश्किल हो रहता है उसको, बट फिर भी आप उसको दिमाग में रखना, एक आइडिया बनाकर कि वेव फंक्शन अगर 1s का है 2s का है तो कैसे क्या होगा। तो उसको आप याद रखते हो तो कई जगह पे हेल्प मिलेगा, खास करके जी एडवांस के एग्जाम में। मेन और नीट में तो उस पर कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, बट एडवांस में कई बार पूछता है। इसलिए शुड रिमेंबर वो सिग्मा 1s में सॉरी साई 1s और साई 2s का वेव फंक्शन का इक्वेशन। हालांकि वो भी नेसेसरी नहीं है, बट आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वेव्स मेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। नंबर ऑफ वेव्स made by an electron in an orbit. In an orbit or cell. किसी सेल में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो कितना वेव बनाता है। अब वेव का नंबर ऑफ वेव का मीनिंग क्या हुआ, तो नंबर ऑफ वेव मैं आपको बताने के लिए क्या होता है उसके लिए वो याद दिलाऊंगा। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मैं आपको पढ़ाया था वहाँ बताया था किस तरह से एक्सिस पे वेव चलता है, जिसको हम लोग दिखाते हैं, राइट। ये वेव है, वाई एक्सिस प्रोग्रेस ऑफ वेव, मैं आपको बताया था वेव के जैसे ए पॉइंट को अगर मैं ए बोला, ए पॉइंट अगर बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो यू नो ए बी सी डी आर इन सेम फेज, याद होगा आपको। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस लैम्डा,
BC के बीच का डिस्टेंस अगेन लैम्डा, CD के बीच का डिस्टेंस अगेन लैम्डा, यू नो दिस। अब यहां मैं बताने जा रहा हूं कि नंबर ऑफ वेव्स मीन्स कोई प्रोग्राम कहीं पे अगर वेव चल रहा है तो एक पर्टिकुलर रीजन देकर आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी वेव्स प्रेजेंट इन दिस रीजन। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ कि उस रीजन में कितना लैम्डा है, नंबर ऑफ लैम्डा इन दैट रीजन। मीन्स अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ वेव्स इन एडी, मीन्स ये प्रोग्रेस है, वेव चल रहा है, वेव देख रहे हो, इसे पूछ रहा है कि एडी के बीच में कितना वेव है। तो नंबर ऑफ वेव इन एडी मीन्स एडी में कितना लैम्डा है। तो एडी में कितना लैम्डा पता करने के लिए क्या करेंगे जी, हम लोग एडी डिस्टेंस में लैम्डा से डिवाइड कर देंगे। एडी का लेंथ कितना है यहाँ पे, तो लैम्डा लैम्डा मीन्स 3 लैम्डा हो गया। तो 3 लैम्डा बाई लैम्डा कैंसिल हो गया, क्या आएगी जी 3। मीन्स नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन एडी इज 3। एडी में 3 वेव है। तो नंबर ऑफ वेव का मीनिंग हुआ नंबर ऑफ लैम्डा प्रेजेंट इन पर्टिकुलर रीजन एंड पर्टिकुलर डिस्टेंस। पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितना लैम्डा है उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ वेव। और इसी में होता है वेव नंबर, एक जो मैं पहले ही आई डिस्कस्ड इन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड आफ्टर दैट बोर मॉडल में मैं डिस्कस किया था। वेव नंबर मीन्स 1 बाई लैम्डा। नंबर ऑफ वेव्स का मीनिंग हुआ किसी रीजन में कितना लैम्डा है, और वेव नंबर का मीनिंग हुआ 1 बाई लैम्डा मीन्स नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में जितना लैम्डा होता है वह कहलाता है नंबर ऑफ वेव। तो वेव नंबर कहलाता है। वेव नंबर प्री डिफाइंड है। वेव नंबर का मीनिंग हुआ नंबर ऑफ लैम्डा इन यूनिट लेंथ। बट नंबर ऑफ वेव्स अगर आपसे कहीं पूछा जाता है तो जिस डिस्टेंस पूछा जाएगा उस डिस्टेंस में लैम्डा से डिवाइड कर देना, जो आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, नंबर ऑफ वेव्स इन दैट रीजन एंड दैट लेंथ हो जाएगा। जैसे पूछा कोई कि नंबर ऑफ वेव्स इन एडी, तो क्या होगा एडी बाई लैम्डा। अगर इफ समवन आस्क यू नंबर ऑफ वेव्स इन बीसी, देन व्हाट विल बी द आंसर, बीसी बाई लैम्डा। और बीसी का वैल्यू कितना होगा जो 2 लैम्डा होगा, सॉरी बीसी नहीं, नंबर ऑफ वेव्स इन एसी, तो क्या हो जाएगा एसी बाई लैम्डा। एसी कितना डिस्टेंस है जी, 2 लैम्डा है, तो 2 लैम्डा बाई लैम्डा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ वेव्स निकाल सकते हो कहीं भी। अब दूसरा पॉइंट है मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ वेव मैं बताया हूं कि वेव के प्रोग्रेस के ड्यूरिंग सेम फेज में जितने भी पार्टिकल होंगे, देख लो ए बी के बीच का डिस्टेंस लैम्डा, ए सी के बीच के डिस्टेंस 2 लैम्डा, ए डी के बीच के डिस्टेंस 3 लैम्डा। मीन्स ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ वेव डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 सेम फेज पार्टिकल इज एन लैम्डा। मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा। डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 सेम फेज पार्टिकल विल बी एन लैम्डा, मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। मीन्स आइदर वो लैम्डा होगा, नहीं तो 2 लैम्डा होगा, वरना 3 लैम्डा होगा, वरना 4 लैम्डा होगा, फिक्स है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। डिस्टेंस between any two same phase particle during progress of wave, is equal to n lambda, where n is integer, where n is natural number. मीन्स n का वैल्यू 1 2 3 हो सकता है। मीन्स वेव की प्रोग्रेस के ड्यूरिंग सेम फेज के किसी भी 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, फिक्स है।
या तो 1 लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा, 4 लैम्डा होगा, जो भी लैम्डा हो। 1.5 लैम्डा नहीं हो सकता, मीन्स फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं हो सकता है। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप इसको देखो कैसे होता है। तो देखो जी, इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं। यहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यह इलेक्ट्रॉन बोर का है, बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ रिवॉल्व करता है, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली का है तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ क्या चलता है, वेव चलता है। बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ वेव चल रहा है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। यह हुआ पाथ ऑफ बोर्स इलेक्ट्रॉन। और ये हुआ वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। according to de Broglie, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, मैं इससे डी ब्रोगली और बोर मॉडल के बीच में रिलेशन भी डिराइव कर दूंगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस पॉइंट से रनिंग शुरू की, मीन्स रिवॉल्यूशन शुरू किया, फिर यहां पे आ गया, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन सेम फेज में आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन सेम हो जाएगा, वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा। तो आफ्टर वन रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन गेन्स इट्स फेज, सेम फेज में आ जाएगा। तो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जी? आफ्टर वन रिवॉल्यूशन electron will gain its phase, and distance traveled during one revolution is equal to circumference of orbit, is equal to circumference of orbit मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो सरकमफेरेंस, मीन्स ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस है, क्या है जी? 2 पाई आर है। अगर इस पाथ का रेडियस r है, इस ऑर्बिट का रेडियस r है, तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर हो गया। तो 2 पाई आर मीन्स वन रिवॉल्यूशन के बाद यहां से चला, फिर यहां जब आएगा तो सेम फेज में आ गया। लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जी? 2 पाई आर। तो बोल सकते हैं कि यह डिस्टेंस जो होगा 2 पाई आर, वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, क्योंकि 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इलेक्ट्रॉन फिर से फेज में आ गया। तो सेम फेज के पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या होगा? एन लैम्डा। ये हमारे पास आ गया इंफॉर्मेशन, 2 पाई आर एन लैम्डा के इक्वल होगा। अब एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब इससे हम लोग पता करने जा रहे हैं कि nth सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है
मीन्स इस सेल में आर रेडियस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं NH सेल को। NH सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो अब यहाँ पे देख लो इसको, n का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। जब n 1 होगा तो 2 पाई आर लैम्डा के इक्वल होगा, मीन्स फर्स्ट सेल के लिए 2 पाई आर लैम्डा के इक्वल होगा। सेकेंड सेल में तुम्हारा क्या होगा, 2 पाई आर 2 लैम्डा के इक्वल होगा। इस तरह से आप समझ सकते हो। अब नंबर ऑफ वेव मेड बाय इलेक्ट्रॉन कितना होगा इस पाथ, मीन्स NH सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक मीन्स कितना, एक बार में सरकमफ्रेंस मीन्स जब यहां से यहां जाकर आ रहा है मीन्स एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में वो कितना वेव बना रहा है। तो नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन in NH cell is equal to what? Circumference of NH cell by lambda. Circumference of NH cell by lambda, ही ना आंसर होगा जी। तो अभी तो आप निकाले हो NH सेल का सर्कमफेरेंस कितना हो गया, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होता है, किसके इक्वल होगा, n लैम्डा के इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ वेव्स मेड इज इक्वल टू NH सेल का सर्कमफेरेंस हो गया 2 पाई आर बाई लैम्डा। 2 पाई आर की जगह पे क्या लिखेंगे, n लैम्डा बाई लैम्डा, तो लैम्डा कैंसिल हो गया, क्या बच गया जी, n। मीन्स n होता हुआ यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिट, n नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। इससे क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उतना वो वेव बनाता है। मींस अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो नंबर ऑफ वेव मेड बाय इलेक्ट्रॉन कितना होगा जी, 1। सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो नंबर ऑफ वेव मेड बाय इलेक्ट्रॉन कितना होगा जी, 2। थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो नंबर ऑफ वेव मेड बाय इलेक्ट्रॉन कितना होगा जी, 3 एंड सो ऑन। अब कई बार आईआईटी और मेडिकल और जेईई मेन एग्जाम्स में आ गया इस पे क्वेश्चन, तीनों ही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ जो मैं दे रहा हूं। व्हाट इज द वेव what is the number of wave, what is the number of wave made by an electron of hydrogen atom in फिफ्थ सेल। तो क्या होगा आंसर जी, आंसर डायरेक्ट जिस सेल में होगा उतना होगा, लेकिन इसको फॉर्मूला से लिखते हैं, नंबर ऑफ वेव बाय एन इलेक्ट्रॉन मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फिफ्थ सेल। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 लैम्डा बाई लैम्डा कैंसिल हो गया, आ गया जी 5। इस तरह से आंसर कर सकते हो। अब लगे हाथ एक और मैं टॉपिक इसमें बता रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मींस एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने पे जो सरकमफ्रेंस होगा वो n लैम्डा के इक्वल होगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं डी ब्रोगली और बोर मॉडल को दिखाऊंगा कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो चलिए देखिए यहां पे आर रेडियस NH सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, वेलोसिटी भी है, इसका मास सेम है। बोर के अकॉर्डिंग सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। और डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट रहता है, वेव। अभी मैं बताया हूं कि सरकमफेरेंस जो होगा 2 पाई आर किसके इक्वल होगा जी, n लैम्डा के इक्वल होगा। एक
कन्फर्म है। डिब्रोगली और वेव के डिब्रोगली और बोर को मिलाने से बनाया। बोर के अकॉर्डिंग ये सरकमफेरेंस 2πr होगा और डिब्रोगली के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन के साथ वेव है, तो एक सरकमफेरेंस मीन्स 1 रिवोल्यूशन जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा तो सेम फेज में आ जाएगा। तो वेव के रूल के मुताबिक सेम फेज के पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, दैट्स व्हाई 2πr विल बिकम n लैम्डा। अभी इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं एग्रीमेंट्स प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि डिब्रोगली और बोर एक दूसरे को सपोर्ट करता है, पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं करता है। तो मैं क्या करूँगा कि बोर मॉडल में बोर के जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसमें इसको पुट करूँगा और आपको दिखा दूंगा कि बोर से क्या आ जाएगा डिब्रोगली। तो इससे क्लियर हो गया दोनों फॉर्मूला एक दूसरे का सपोर्ट करता है। तो लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट फ्रॉम बोर मॉडल MVr इज इक्वल टू NH/2π, यही तो बोर मॉडल का कॉन्सेप्ट है मैन। अब इस इक्वेशन में यहां से पुट करेंगे, पुटिंग किसका वैल्यू पुट करेंगे जी, R का, मीन्स इसको और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। MV इज इक्वल टू 2π को इधर करते हैं, MV को इधर कर देते हैं, तो 2πr इधर हो गया और NH/MV नीचे हो गया। अब 2πr का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे इसमें, पुटिंग वैल्यू ऑफ 2πr फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 2πr की जगह पे रख दो n लैम्डा इज NH/MV, तो n से n कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया H/MV। दिस इज व्हाट, डिब्रोगली रूल। डिब्रोगली रूल। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि आपने बोर्ड से चला और डिब्रोगली के पास पहुंच गए, मीन्स बोर मॉडल डिब्रोगली मॉडल एक दूसरे के साथ क्या है जी, एग्रीमेंट में रहता है, मीन्स सपोर्ट करता है। नाउ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स। 36 एटॉमिक नंबर तक मैं आपको पढ़ाया हूं, वहां तक एक्सेप्शनल केवल क्रोमियम और कॉपर का है, और वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ chromium and copper have exceptional electronic configuration because half filled and full filled orbitals are more stable। इस वजह से आउटर मोस्ट से लेके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है 3D में, और वो आपका क्रोमियम और कॉपर अपने को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन आप देखोगे कि हायर में जाओगे, जब 40 एटॉमिक नंबर से ऊपर आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन उल्टा पुल्टा होगा और वहां पे कोई प्रॉपर रीजन नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, उसके पीछे रीजन यह होता है, ऐसे तो आपको अगर कोई एटम का एटॉमिक नंबर देकर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन राइट करो, तो जो रूल्स पढ़ाया है उसी बेसिस पे आप राइट करोगे। जो एक्सेप्शनल है वो मैं बताऊंगा, एक्सेप्शनल को आप याद रख सकते हो, एक्सेप्शनल को खुद से डिसाइड आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक्सेप्शनल वो चीजें होता है जो ट्रेंड से अलग होता है और उसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं होता है, इसलिए एक्सेप्शनल स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर सकता है। एक्सेप्शनल मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्सेप्शनल है, उसको आप मेमोराइज कर रखोगे। आपसे जब भी कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देकर पूछा जाएगा तो आप रूल के अकॉर्डिंग राइट करोगे। हाँ, अगर आपको पता रहेगा उसमें कि नहीं एक्सेप्शनल है तो फिर उसके अकॉर्डिंग राइट करना, लेकिन अगर किसी एलिमेंट के बारे में कुछ भी आपको पता नहीं है और एटॉमिक नंबर आपको दे दिया गया तो आप वैसे ही राइट करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जैसा रूल होता है। तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग। निबोमियम Nb, इसका एटॉमिक नंबर 41 होता है। ऐसे मैं आपको बताऊंगा, जब पीटी पढ़ाऊंगा तो आप एलिमेंट के नेम को कैसे याद रखोगे बताऊंगा। निबोमियम, निभा, मौत, मॉलिब्डेनम तक, टिटेनियम, निभा मौत तक, रुकावटे, रुथीलियम, राह, रोहोडियम, परे, प्लेडियम, तो आग में कूदना मीन्स सिल्वर। इस सब एलिमेंट, इसका एटॉमिक 41, इसका 42, इसका 43, इसका 44, इसका 45, इसका 46, इसका 47। चलिए देखते हैं किस तरह एक्सेप्शनल है।
निबोमियम का राइट करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, क्योंकि यहाँ तक तो 30 है लेकिन हमें लोग को बहुत आगे जाना पड़ेगा। 4s बाद क्या आता है 4p6 36 हो गया, अभी 41 है और आगे बढ़ता 4p का ये क्या आएगा जी, 4p के बाद आएगा आपका 5s और 4d आया। देखो जी 5s का जो एनर्जी है वो 4d से कम होगा, ये आपका 4d है और ये आपका 5s है। 5s की एनर्जी 4d से पक्का कम होगा क्योंकि 5s का n प्लस एल कितना है जी 5 है, n इसका 5 है और l 0 होता है, बट 4d का n प्लस एल कितना होगा 4 + 2 6 हो जाएगा। तो 4d का एनर्जी 5s से ज़्यादा है, बट 4d सेल नंबर 4 का सबसेल है और 5s सेल नंबर 5 का सबसेल है, इसलिए सिर्फ सेल नंबर 5 को आउटर लिखेंगे और 4d को पहले लिखेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा 5s में, बाद में आएगा तुम्हारे 4d में, लेकिन राइट करेंगे पहले 4d को बस फिर बाद 5s को। तो 5s और 2 चला गया तो कितना बचा जी 2 4 6 10 12 18 18, उसके बाद 20 30 36 36 और 2 कितना हुआ आपका 38, तो 41 में से 38 निकला कितना बचा 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो किस में जाएगा 4d में। रूल के मुताबिक दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ निबोमियम, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। निबोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में इस तरह से होता है। यहां पे निबोमियम अपने 5s से एक इलेक्ट्रॉन को 4d में ट्रांसफर कर देता है और ये हो जाता है 4d4 5s1, ये होता है निबोमियम का। अब पूछा जाता है कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं तो आपको यह सिखाया हूं अब तक कि अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अगर शॉर्ट है, इफ एन ऑर्बिटल हैज सॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, तो उस केस में आपका ऑर्बिटल अपने बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। 3d3 मीन्स 4d 3d में 3 है, एक इलेक्ट्रॉन के आने से भी d तुम्हारा हाफ फील्ड नहीं होता, अभी भी d हाफ फील्ड नहीं है, तो फिर करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये किया नहीं गया, ऐसा होता है। निबोमियम के एस सबसेल में आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और 4d3 में 4d में मतलब 4d में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, यह इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है। अब ऐसा क्यों होता है इसका रीजन कोई प्रॉपर नहीं है, जबरदस्ती कहा जाता है कि हायर एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो जाता है उसका आउटर मोस्ट सेल का एस सब सेल फुलफिल्ड के बनिस्बत हाफ फील्ड में रहना चाहता है, लेकिन ये प्रॉपर रीज़न नहीं है। क्योंकि आप देखोगे कि कितने सारे एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर तुम्हारा 50 से ऊपर है, उसमें का आउटर मोस्ट सेल एस सब सेल फुलफिल्ड है, तो ये प्रॉपर रीज़न नहीं है, ये ज़बरदस्ती का रीज़न है। तो आपसे नो वन इज गोइंग टू आस्क यू रीज़न, कोई आपसे नहीं पूछ सकता है, बट ये आपसे पक्का एग्जाम पूछ सकता है कि निबोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है, निबोमियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है, पक्का पूछेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई रीजन भी पूछेगा तो रीजन आप वही बोलोगे जो मैं बोल रहा हूं कि हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट में आउटर मोस्ट सेल का सब सेल अपने आप को फुलफिल्ड से ज़्यादा बेटर समझता है, मोर स्टेबल फॉर्म में रहता है हाफ फील्ड में, क्योंकि फुलफिल्ड में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाता है, हाफ फील्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है 5s में, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स कम होता है। लेकिन ये रीज़न सही नहीं है, लेकिन यही रीज़न हमारे पास है, मतलब दुनिया में सबके पास है। नेट पॉइंट यह है, नट सेल पॉइंट यह है, नट सेल यह है कि मीन्स सारांश यह है कि आपके निबोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन एक्सेप्शनल होता है और निबोमियम का 4d ऑर्बिटल अपने 5s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेता है। अब आइए मॉलिबेडेनम का देखते हैं। मॉलिबेडेनम यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली वही रहेगा, सेम रहेगा सब कुछ, 4p6 तक, 4d3 में यहाँ 3 है,
5s2 पहले फिल होगा, फिल हो गया। कितना बच रहा है जी? 4 बच रहा है, तो 4d4 में 4 हो जाएगा। बट एक्चुअल में देखा है कि ऐसा नहीं होता है, ये सब वैसे ही रहेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6। लेकिन एक्चुअली में देखा गया कि हमारा मॉलिब्डेनम अपने 5s से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किस में? 4d में, और ऐसा हो जाता है 4d5, 5s1। अब आइए टिक्टेनियम के पास, इसमें भी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4p6, उसके बाद 4d, 5s2 हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन बचा है जी? यहाँ से यहाँ तक हुआ 36, 36 में 2 34 हुआ, 38 हुआ, और तो कितना बचा है यहाँ पे? 5 बचा। तो 4d में कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पे 4d 5s इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, मीन्स टिक्टेनियम हैज़ नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये दोनों तो एक्सेप्शनल हो गया, बट ये नॉर्मल होता है। टिक्टेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नॉर्मल रहता है। अब रुथीलियम का देखते हैं। रुथीलियम में यहाँ से यहाँ तक कोई रहेगा, मीन्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, उसके बाद 5s2, 4d6। अब यहाँ पे भी वही रहता है, 5s में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, और 4d7, 5s1 हो जाता है। रोहोडियम में देखो सेम वही रोडियम पैटर्न सेम वही फॉलो होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d डैश 5s2। कितना बचा जी? यहाँ से यहाँ तक 38 हो गया, तो 2 इधर, इधर से तुम्हारा 7, तो 7 होगा। बट यहाँ भी एक्सेप्शन होता है, 5s से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर चला जाता है 4d में, और ये हो जाता है 4d8, 5s1, इस तरह से रहता है। अब आप प्लेडियम का देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d, 5s2, तो कितना बच रहा है जी? 38 में 2 उधर से बचा, इधर 6, 8 हो गया, तो 4d8 आपका हुआ प्लेडियम। लेकिन प्लेडियम तो और हद करता है, ये सब तो 5s से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला, प्लेडियम दोनों इलेक्ट्रॉन ला देता है 4d में, और 5s खत्म हो जाता है। मीन्स प्लेडियम में ऐसा होता है 4d10 हो जाता है, 5s कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहता है। ये और भयंकर एक्सेप्शनल। अब सिल्वर में आइए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d, 5s2, तो कितना हो गया जी? उधर का 2 इधर का 7, 9 हो गया, तो 4d9, 5s2। तो सिल्वर तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड से फुल फील्ड से वॉनलेस है। और सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऊपर में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 4d10,
5s1 हो जाता है। अब इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं सिल्वर का ऊपर लिखते हैं 47 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 310 4s2 4p6 4d। अब इसको 5s का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है 4d में चला गया तो 4d10 5s1 हो गया। तो सबके पास एक्सेप्शनल है एक्सेप्ट आपका टिटेनियम, इसको छोड़ करके सबके पास एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन है और एक्सप्लेनेशन किसी का प्रॉपर नहीं है। आपको ये चीज याद रखना होगा कि ऐसे होता है सब। रीजन अगर प्रॉपर रीजन मुझसे पूछोगे तो इसका प्रॉपर रीजन यह है कि जितने भी रूल्स आपको बताया गया है, ऑबो प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल, ये सारी चीजें जब एटम का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब रहता है तब अप्लीकेबल होता है। जब एटम का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स काफी डिस्टेंट हो जाता है न्यूक्लियस से, तो उस केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है। आगे बताऊंगा कि स्ट्रेनिंग इफेक्ट भी हो जाता है, मीन्स अंदर के इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स भी आ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट गड़बड़ा जाता है। दिस इज द फैक्ट। यही वजह है कि बहुत सारे एलिमेंट, हेवियर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन रूल को फॉलो नहीं करता है। रूल स्ट्रिक्टली फॉलोड होता है आपका 36 एटॉमिक नंबर तक, लेकिन उसके बाद आगे पीछे हो जाता है, यह रीजन है। लेकिन बुक्स में कहीं कहीं लिखा रहता है सबका, जबरदस्ती कोई कोई रूल बना करके लिख देता है कि इसके ये वजह होता है, इसका ये वजह होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रीजन जो मैं आपको बताया वही होता है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि ये 11th में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th के जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ये तो याद रखना ही रखना होगा, क्योंकि वहाँ इसका डायरेक्ट इस्तेमाल होता है। अब हम लोग इसके बाद प्लैटिनम और गोल्ड का देखते हैं। प्लैटिनम एंड गोल्ड, उनका भी एक्सेप्शनल होता है। देखो जी, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78, गोल्ड का 79, तो लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 310 4s2 4p6 4d10 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये तो बहुत आगे है। 4d10 5s2 5s के बाद क्या आएगा, 5p आएगा, 5p6 कितना हो गया जी, यहाँ तक तो आपका 47 था 5s1 में, अब यहाँ तक आते थे 48 हो गया, 48 और 6 आपका हो गया कितना 54। फिर आगे बढ़ते हैं, 5p के बाद क्या आएगा, 6s आएगा, बट 6s से पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 5d लिखेंगे, क्योंकि राइट है 6s का एनर्जी 5d की एनर्जी से कम है, क्योंकि 6s का n प्लस l कितना है जी 6 है और 5d कितना है 7 है। बट पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 6s में, बट पहले राइट करें किसको, 5d को। क्यों, क्योंकि 5d सेल नंबर 5 का सब सेल है और 6s सेल नंबर 6 का सब सेल है, तो सेल नंबर जो 6 है वो 5 से आउटर है, इसलिए आउटर को आउटर लिखेंगे। लेकिन 5d से पहले भरेगा 4f, 4f जो तुम्हारा होता है उसको पहले लिखेंगे हम लोग, 5d से पहले लिखेंगे, क्योंकि 4f का एनर्जी 5d से कम होता है, तो 4f आपका फिल हो गया। तो इसमें चला गया 4f में कितना मैक्सिमम हो जाएगा जी 14, तो देख लीजिए यहाँ तक 54 हो गया, 54 में 10 आपने 54 में 4 58 हो गया, 58 और 10 68 हो गया, 6s में 2 चला गया 70 हो गया। अब बचा कितना जी, 8 बचा, तो 5d में 8 चला जाएगा। रूल के मुताबिक ये होना चाहिए था, ऐसा होता तो नॉर्मल होता, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है जी, कि तुम्हारा 5d 6s से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये हो जाता है 5d 9 6s2, ये आपका हो गया, सॉरी 5d 9 6s1, यह होता है प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन।
प्लैटिनम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हो गया 5d9 6s1। अब गोल्ड के पास आते हैं। गोल्ड 79, सब कुछ वैसा ही होगा, प्लैटिनम जैसा ही 4f14 तक वैसा ही रहेगा। यहाँ पे गोल्ड के केस में 5d6s2 हो गया तो 5d9 हो जाएगा। तो गोल्ड भी क्या करता है 6s से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेता है। तो ऐसा करने से गोल्ड क्या है 5d के आउटर मोस्ट सेल में 10 हो गया 6s1। तो ये आपका गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है और ये प्लैटिनम का है। डिग्री ऑफ डीजेनरेसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनएच सेल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो जी, अब तक मैं आपको पढ़ाया हूं मीन्स डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल। किसी सेल के किसी सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं सबका एनर्जी सेम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब कोई पूछे कि पी सबसेल का डिग्री ऑफ डीजेनरेसी कितना होगा तो 3 होगा, क्योंकि पी सबसेल में तुम्हारा क्या रहता है आपका 3 ऑर्बिटल है और तीनों की एनर्जी सेम है। लेकिन यहां पे डिग्री ऑफ डीजेनरेसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनएच सेल, एनएच सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके डिग्री ऑफ डीजेनरेसी का बात किया जा रहा है। तो डिग्री ऑफ डीजेनरेसी का मतलब होता है कि मींस सेट ऑफ डिफरेंट क्वांटम नंबर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन। किसी सेल में किसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जितना डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर हो सकता है उतना ही उस इलेक्ट्रॉन का उस सेल में डिग्री ऑफ डीजेनरेसी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। चलो हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। फॉर ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम, फॉर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का एन क्या होगा 1 होगा। मीन्स हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट सेल नंबर 1 होता है। सेल नंबर 1 में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास कितना डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर हो सकता है। 4 क्वांटम नंबर है एन एल एम 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 एस। तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन का क्वांटम नंबर का 2 सेट हो सकता है, तो 2 डिफरेंट सेट हो सकता है। पहला एन का वैल्यू अगर एल है, एन का वैल्यू 1 है तो एल 0 होगा फिक्स है, एल 0 है तो एम एल 0 ही होगा, एंगुलर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप 0 ही होगा फिक्स है। हाँ, एम एस का वैल्यू क्या हो सकता है जी प्लस माइनस हाफ। तो 2 सेट हो गया क्वांटम नंबर का जो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। एक आपका होगा 1 0 0 प्लस हाफ, दूसरा हुआ 1 0 0 माइनस हाफ। यह 2 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। एन हुआ एन का एल हुआ एन, मतलब एन हुआ 1, एल है 0, एम एल है 0 और ये आपका है एम एस। ये 2 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। फॉर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन, ऑफ एच एटम, और इस दोनों सेट का एनर्जी सेम होगा। मीन्स हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके पास 2 सेट्स होगा, 2 सेट्स होगा जहां पे एनर्जी सेम होगा। हाइड्रोजन एटम का ए भी क्वांटम नंबर हो सकता है, ए भी स्टेट हो सकता है और ए भी स्टेट हो सकता है। एंड बोथ स्टेट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, सो वी कैन से दैट डिग्री ऑफ डीजेनरेसी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट विल बी 2। हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट में डिग्री ऑफ डीजेनरेसी 2 होगा। सो डिग्री ऑफ डीजेनरेसी इलेक्ट्रॉन of hydrogen atom in ground state is 2। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम हैज 2-fold डिग्री ऑफ डीजेनरेसी।
in ground state hydrogen atom has two-fold degree of degeneracy. Right? Other example, now degree of degeneracy of hydrogen atom in cell 2 means first excited state. Degree of degeneracy of H atom in सेल 2, तो देखिए n का वैल्यू 2 हो गया तो L क्या होगा 0 1, L जब 0 होगा तो M आपका 0 एक ही होगा, Ml 0 तो इसका S का 2 वैल्यू होगा प्लस माइनस हाफ। अब L का वैल्यू जब 1 होगा, M का वैल्यू 3 होगा, -1 0 +1 सब में दो S का वैल्यू होगा MS का प्लस माइनस हाफ, सबका 2 होगा। तो कितना हो गया, जब L1 है ML 0 है तो MS का 2 वैल्यू हुआ तो ये 2 सेट या हो गया और 6 सेट या होगा, 2 इसका 2 इसका 2 इसका, टोटल कितना हो गया 8 हो गया। मीन्स सेल 2 में जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा तो 8 डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हो सकता है जहां पे वो रह सकता है, 8 डिफरेंट क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बट ऑल स्टेट्स का एनर्जी सेम होगा, क्योंकि एनर्जी हाइड्रोजन एटम एनर्जी किस पे डिपेंड करता है जी, एन पे, एन सबके लिए सेम है। सो 8 डिफरेंट हाइड्रोजन का स्टेट हो सकता है जिसको आप 8 डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर से, क्वांटम नंबर इज व्हाट, इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो 8 डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर होने का मीनिंग हुआ कि सेकंड सेल में हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है तो 8 डिफरेंट स्टेट से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मींस 8 डिफरेंट स्टेट में रह सकता है एंड ऑल 8 स्टेट्स हैव आइडेंटिकल एनर्जी। सो डिग्री ऑफ डिजेनरेसी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सेकंड सेल विल बी व्हाट 8। सो रेसी in second cell is 8, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एनर्जी ओनली n पे डिपेंड करता है, l पे डिपेंड करता नहीं है। तो जनरल फॉर्मूला डिग्री ऑफ डिजेनरेसी इन NH सेल, डिग्री ऑफ डिजेनरेसी इन NH cell of H atom is equal to कितना होगा जी 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर हो सकता है क्योंकि इतना आपको उसमें अलग अलग सेट ऑफ क्वांटम नंबर हो सकता है। आप जिस तरह से आपने इसमें चेक किया सेल नंबर 2 में, उस तरह से आप सेल नंबर 3 में भी चेक कर सकते हो, उसमें आपका 18 हो जाएगा। तो ये आपका हुआ डिग्री ऑफ डिजेनरेसी। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो वहाँ पे तो एनर्जी आपका n से l पे भी डिपेंड करता है, तो आपको सोचना होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिजेनरेसी में आपको पढ़ा दिया, अब कितना दिमाग लगाते हो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर करोगे। और जस्ट इस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो IIT में आया था, जो एडवांस में आया है, और उस तरह का क्वेश्चन अब नीट एग्जाम भी पूछने वाला है। मैं डैम श्योर हूँ इस साल नीट में वो क्वेश्चन पक्का उस तरह का आएगा। चलिए देखिए वो क्वेश्चन को, देखो जी, not considering the electronic spin, the degeneracy of the second excited state means n is equal to 3 of H atom is 9। ये तो मैं पहले ही आपको बताया हूँ, थ्योरी में बताया था कि अगर n का वैल्यू अगर आपका 3 हो गया तो डिग्री ऑफ डिजेनरेसी कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर, मीन्स 2 इंटू 3 के स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा जी 18। लेकिन अगर स्पिन कंसिडर नहीं करोगे, इस 18 इलेक्ट्रॉन में से आधे का स्पिन प्लस अप होगा, आधे का माइनस अप होगा। अगर आप स्पिन को नेग्लेक्ट कर देते हो
तो स्पिन वाला खत्म हो गया बात, माइनस जिसका हाफ स्पिन होगा जिसका प्लस हाफ होगा दोनों एक ही हो गया, तो 8 सेट्स का नंबर कितना हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मीन्स 18 जो है वो 9 हो जाएगा, क्योंकि स्पिन क्वांटम में हटा दोगे तो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंटेशन करना रहेगा, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए NLM का जो सेट होगा वो 9 सेट होगा, 9 डिफरेंट सेट हो सकता है, तो बात यहाँ भी बोल रहा है कि 9 है। तो पूछ रहा है व्हाइल द डीजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस, बोलता है कि H माइनस के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का डीजेनरेसी बताओ कितना होगा। तो चलो देखते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, H माइनस होने का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम अब नहीं रहा, क्या हो गया जी, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी ओनली प्रिंसिपल क्वांटम पर डिपेंड नहीं करता है, वो n+l वैल्यू पर डिपेंड करता है। चलिए देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन, मींस 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 1s2, ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसके बाद 2s, ये आपका है 2p, तो बोल रहा है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो H माइनस का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो कहां जाएगा, 2s में जाएगा, क्योंकि 1s ज्यादा एनर्जी किस में है, 2s में है। तो पहला एक्साइटेशन कौन हुआ, 2s हुआ, और सेकेंड एक्साइटेड कौन होगा, तो आपका 2p होगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ 2p इज मोर देन 2s बिकॉज इट इज मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम विच एनर्जी डिपेंड्स अपॉन n+l वैल्यू, 2s का n+l 2 होगा और 2p का n+l वैल्यू 3 होगा। तो ये आपका होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट H माइनस के लिए, और ये होगा आपका 2p होगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो 2p में कितने ऐसा स्टेट है जिसकी एनर्जी सेम है, तो 3 है। तो H माइनस के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में डिग्री मींस डीजेनरेसी कितना होगा जी, 3 होगा। तो आंसर क्या होगा जी, 3। तो इस तरह से सोच करके आपको क्वेश्चन बनाना होगा। देखो जी एक और डिफरेंट टॉपिक में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये ऑफ द रिकॉर्ड टॉपिक है, कि आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया है बट आ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एटम के अंदर जो एटम का जो एनर्जी है उसको हम लोग जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। आप सबको मैं बताया हूँ, E मीन्स एनर्जी ऑफ NH सेल इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z²/n², या En इज इक्वल टू -2.18 10⁻18 जूल, Z²/n² पहले से आप जानते हो। लेकिन एनर्जी, एटम की एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का एटॉमिक यूनिट ऑफ एनर्जी को हैट्री में रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक यूनिट एनर्जी जिसको शॉर्ट फॉर्म में AU बोलते हैं, उसका ऐसा ही सिस्टम है एक हैट्री। हैट्री ऐसा यूनिट है एटॉमिक एनर्जी का, मींस एटम की एनर्जी को हैट्री में भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हैट्री इक्वल किसके होता है, तो देखो एनर्जी को हम लोग इस Z²/2n², E²/4π एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया, मैं तो एक्सप्रेशन नहीं लाया था। देखो जी कूलम्बिक फोर्स जो रहता है K2 चार्ज Q1 Q2 के बीच में, अगर F फोर्स लगता है कूलम्बिक फोर्स, तो उसका फॉर्मूला मैं बताया हूँ, F = K Q1 Q2/r²। इसी K को ऐसे भी लिखा जाता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो उस तरह से लिखोगे तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ जाएगा। और A0 क्या है, बोर रेडियस मींस हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ये है, तो उसके टर्म्स में एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अब इसको छोड़ करके रेस्ट जितना भी ये आपका पार्ट है, इस सबको मतलब इस पूरे पार्ट को हम लोग हैट्री मीन्स इसको हैट्री बोला जाता है। मीन्स 1 एटॉमिक यूनिट इज इक्वल टू 1 हैट्री इज इक्वल टू 1 एटॉमिक यूनिट इज इक्वल टू E²/4π एप्सिलॉन नॉट A0। मीन्स यही पार्ट आपका हुआ एटॉमिक यूनिट ऑफ एनर्जी और हैट्री, जिसका वैल्यू सारे मतलब को पुट करोगे कॉन्स्टेंट्स को तो इतना आएगा 4.39 4.3598 10⁻18 जूल। और इस तरह से AU के टर्म्स में अगर
एटॉमिक यूनिट के टर्म्स में अगर एनर्जी कहीं रिप्रेजेंट होगा तो ऐसे लिखा रहेगा -z²/2n², जहाँ पे n का वैल्यू होगा सेल नंबर 1 2 3 4 5। तो इस तरह से भी एनर्जी लिखा रह सकता है। यह एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में है जी? एटॉमिक यूनिट ऑफ एनर्जी के टर्म्स में है, और यह एक्सप्रेशन नॉर्मल टर्म्स में है जो हम लोग पढ़े हैं। तो इस तरह से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर पूछेगा कि एटॉमिक यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है, एटॉमिक एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है, तो आप बोल सकते हो कि हैट्री है। एटम की एनर्जी को भी, ऐसे एनर्जी का एसआई यूनिट आपका जूल है, बट एटम की एनर्जी, क्योंकि एटम अपने आप में एक अलग सिस्टम है, पूरे न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग एटम और एटम के बारे में ही पढ़ते हैं, तो वहां पे एटम की एनर्जी को एक अलग यूनिट दे दिया गया हार्ट्री। आपको इतना ही बताना था इस टॉपिक पे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ श्रोडिंगर वेव के सॉल्यूशन से जो वेव फंक्शन साई का वैल्यू आता है, उसका जो रेडियल पार्ट है आर, उसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिखा हूँ। हालांकि ये आपको याद रखने की जरूरत एकदम नहीं है, किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें इसको मेमोराइज करने की जरूरत पड़ेगा, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप देख लो, क्योंकि ये डेटा आप नहीं डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, ये सॉल्यूशन करके आता है, और ये सॉल्यूशन आपके लेवल से ऊपर की बात है। तो 1s का क्या होगा? 2z/a0 का पावर 3/2 e⁻⁻⁻⁴ सिग्मा क्या होता है जी? 2zr/n a0 मीन्स z हुआ एटॉमिक नंबर, r हुआ रेडियस, और n हुआ हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट रेडियस जो कांस्टेंट हुआ, n तुम्हारा सेल नंबर 1 2 3 ये हुआ, मीन्स यहाँ पे r होगा, मीन्स ये देख रहे हो पूरा एक्सपोनेंशियल है, और z का पावर 3/2 है, मीन्स इस केस में आप देख रहे हो कि r कहीं भी इसके अंदर टर्म नहीं है, मीन्स e का पावर, मतलब e का पावर r के टर्म्स में होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, मीन्स यहाँ पे r जब जीरो करोगे तो कभी भी रेडियल पार्ट जीरो नहीं होगा। और मैं बताया भी हूँ 1s में r0 पे वेव फंक्शन मैक्सिमम होता है, 1s ऑर्बिटल में कहीं नोड नहीं रहता है, इन्फिनिटी पे रहता है। कि बार 2s का देखो, 2s में क्या है? 2 - सिग्मा e⁻⁻², तो फिर ये भी तो जीरो होगा नहीं। अब 2 - सिग्मा तुम्हारा जीरो हो सकता है, तो पता है 2s में एक नोड होता है, जब सिग्मा को 2 के इक्वल करोगे तो वो नोड आ जाएगा। फिर 2p का देखो, तो 2p में याद होगा कि 2p में मैं आपको बताया हूँ, जब 2p में जब r0 तो 2p का वेव फंक्शन जीरो होता है, क्योंकि p के केस में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग प्रॉपर्टी जीरो होता है। देख लो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में z के साथ r है, तो जब r जीरो करोगे तो पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो एक तरह से कंसिक्वेंसेस में आप बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या इसका जो ग्राफ पढ़े हो उसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसको याद करना आपके लिए बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है? 2zr/n a0, a0 बोर फर्स्ट रेडियस, ये आपका रिप्रेजेंट करता है, a0 का वैल्यू यह है। तो इस तरीके से ε0 h²/πmE²। तो ये सब डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं यूं ही आपको बता दिया कि इस तरह का इक्वेशन आता है सॉल्व करने के बाद।